नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11, मेरा नाम है पवन द्विवेदी। आज हम हमारे अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले खगोल शास्त्र में जो काम किया ग्रहों की गति के संबंध में, वो कोपरनिकस ने, निकोलस कोपरनिकस ने, और उसके बाद जोहन्नेस केपलर ने। बहुत समय से, प्राचीन काल से ही लोगों को सूर्य, पृथ्वी और ग्रहों की गति जानने की जिज्ञासा मन में रही। 1543 में पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। इसको आप याद रखें। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? निकोलस कोपरनिकस ने। और इसके अनुसार सूर्य स्थिर है और सभी ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आगे और रिसर्च हुई और बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आंकड़े इकट्ठे किए। जर्मन के मूल वैज्ञानिक केपलर ने बाकी के वैज्ञानिकों द्वारा जितने ऑब्जर्वेशंस किए थे, उन आंकड़ों के आधार पर ग्रहों की गति संबंधी 3 नियमों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें हम केपलर के नियमों के नाम से जानते हैं। उन्हीं का हम आज उन्हीं को समझने जा रहे हैं। तो केपलर का पहला नियम, जिसको हम कक्षाओं का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं, वो क्या है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य इसकी एक नाभि या फोकस पर होता है। इलिप्स वृत्त का एक रूप है जिसको हम दीर्घवृत्त कहते हैं, उसमें 2 फोकस होते हैं। तो केपलर का ऑब्जर्वेशन के बाद नियम यह था कि ये सन है और उसके 2 फोकस होते हैं, एक फोकस ये और एक फोकस ये, जिस पर ये सन स्थित है। सारे ग्रह, सारे प्लैनेट इसके चारों तरफ इस पैटर्न में अंडाकार, जिसको इलिप्टिकल पैटर्न कहते हैं, इलिप्स में गति करते हैं। ये देखिए, यहां पर 2 फोकस हैं इस दीर्घवृत्त के, एक ये जिस पर सूर्य स्थित है और दूसरा ये F2। ये जो एक्सिस है ये लघु अक्ष कहलाता है और ये बड़ा वाला जो होता है AB, इसको हम दीर्घ अक्ष कहते हैं। सूर्य का जो निकटतम बिंदु है वो A है, जिसे हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और दूरस्थ बिंदु ये यहां पर B है, इसको हम कहते हैं अपसौर। जो B पॉइंट है इसको कहते हैं अपसौर और ये जो निकट का पॉइंट है इसको कहते हैं हम उपसौर। ये दीर्घ अक्ष कहलाता है और ये जो पास दिख रही है आपको रेखा, ये लघु अक्ष कहलाती है। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम, जिसको हम लॉ ऑफ एरियाज कहते हैं, क्षेत्रफलों का नियम कहते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है? सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल, एरियल स्पीड, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई ग्रह यहां से यहां तक दूरी तय करता है तो ये वाला जो एरिया है ABS, और फिर C से D तक दूरी तय करता है तो ये वाला एरिया है CSD। ये दोनों एरिया बराबर होते हैं, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यदि कोई ग्रह A से B तक जाने में जितना समय लेता है तो उतना ही समय वो C से D तक जाने में लेगा। इसका मतलब यह है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है, इस स्थिति में, तो उसकी चाल न्यूनतम होती है और जब पास होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। उसको इतना ही एरिया कवर करना है जितना उसने दूरी पर स्थित होते हुए कवर किया है। एरिया ऑफ ABS इज इक्वल टू एरिया ऑफ CSD। ये दोनों एरिया बराबर होंगे। इसको आप नोट करें। सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। यह दूसरा नियम है, क्षेत्रफलों का नियम। तीसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है, आवर्तकालों का नियम, लॉ ऑफ पीरियड्स। यह क्या कहता है? किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इस
दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घ अक्ष को सूर्य से उसकी माध्य दूरी भी कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तृतीय घात का मतलब क्या होता है? घन। तो या तो स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिखें, दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती, या उसी को हम कहते हैं सूर्य से उसकी माध्य दूरी औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यदि हम ये मान लेते हैं कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल टी और सूर्य से उसकी माध्य दूरी स्मॉल आर हो, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? परिक्रमण काल का वर्ग, तो टी स्क्वायर समानुपाती माध्य दूरी का घन, तो माध्य दूरी कितनी है? स्मॉल आर है, तो आर क्यू आएगा। कांस्टेंट को हटाएंगे, यहां एक कांस्टेंट के लगता है, ये आनुपातिक नियतांक है के। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा नियम हुआ, टी स्क्वायर बराबर के आर क्यू। आवर्त काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग या परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये तीन नियम केपलर के बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको आप समझें और अपनी कॉपी में नोट करें। अब हम बात करते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ की, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की। देखिए, आपने 9th में भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब नीचे गिरा जिससे गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई, ये दंत कथा आपने सुनी होगी। हर वस्तु जो ऊपर होती है वो नीचे की तरफ गिरती है, उसका कारण गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण है। ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इनको दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, इनको वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, वो इसी गुरुत्वाकर्षण नियम से मिलता है। तो स्टेटमेंट क्या है? ब्रह्मांड में, विश्व में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है, आकर्षण बल होता है, और इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो स्टेटमेंट ये है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के, उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बातें इसमें हमको मिल रही हैं, एक तो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूसरा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस हिसाब से दो समीकरण हमारे बनेंगे। तो स्टेटमेंट ये है, ये स्टेटमेंट को आप नोट करें। अब हमने यदि मान लिया कि m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, एक A है और एक B है, इन दोनों के बीच की दूरी D है, आप इसे स्मॉल r भी मान सकते हैं। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, ये वाला पिंड इस पर आकर्षण बल लगाएगा और ये वाला B पिंड A पर आकर्षण बल लगाएगा। तो इन पर लगने वाला आकर्षण बल जिसका परिमाण हम लिख रहे हैं, ये स्केलर में हम लिख रहे हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। क्यों? ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो द्रव्यमान हो गए m1 और m2, ये समानुपाती हो गया, बीच में लगने वाला फोर्स F हो गया, तो F समानुपाती m1 इंटू m2। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। दूसरा समीकरण क्या होगा? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी क्या है? D है, तो व्युत्क्रमानुपाती तो समानुपाती 1/d स्क्वायर। ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 हो गए। इन दोनों इक्वेशंस को हम मिला देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने पर हमको क्या मिलेगा? समानुपाती ऊपर आ जाएगा और व्युत्क्रमानुपाती नीचे आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा F समानुपाती m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो F बराबर, यहां पर एक कांस्टेंट लगता है, इस समानुपाती को हम बराबर में बदलेंगे तो यहां कैपिटल G लगता है, यहां आपको K नहीं लगाना है, ये कैपिटल G है। इसको हम कहते हैं एक आनुपातिक नियतांक और इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। अब हम कैपिटल G की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपको करना है इतना, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण समानुपाती लगाइए और कांस्टेंट लगा दीजिए, तो F बराबर G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब हम गुरुत्वीय नियतांक इस G को परिभाषित करेंगे। प्रश्न ये बात आता है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए एवं इसके आधार पर गुरुत्वीय नियतांक को परिभाषित कीजिए, उसका मात्रक और विमीय सूत्र भी लिखिए, वो भी हम करेंगे। तो यदि इस वाले इक्वेशन में
m1 और m2 की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 1 है, तो हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हिस्सा 1 हो जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो g f के बराबर है। g f के कब बराबर है, जबकि दोनों पिंड एकांक द्रव्यमान के हैं और उन दोनों के बीच में एकांक दूरी है, इकाई दूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो इकाई दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच में कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि एकांक द्रव्यमान के 1-1 किलोग्राम के दो पिंड यदि वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं या किसी भी माध्यम में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो उनमें जितना आकर्षण बल लगता है वो कहलाता है गुरुत्वीय नियतांक। इसकी वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने निकाली थी, 6.67 × 10⁻11 होती है। हम पहले इसका यूनिट निकाल लें। तो यूनिट निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, F = G m1m2/d²। इसे हम G निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम तिर्यक गुणा कर दें तो FD² ऊपर आ जाएगा और m1 m2 नीचे आ जाएगा। अब इन सारी राशियों के यूनिट हम लिख दें तो G का यूनिट बन जाएगा। तो आपको पता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये दूरी का स्क्वायर है तो दूरी का मात्रक मीटर है, तो यहां जाएगा मीटर स्क्वायर। m1 मास है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक kg और दूसरे द्रव्यमान का मात्रक kg। लिहाजा हम लिख सकते हैं nm²/kg²। तो इसका मतलब हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका यूनिट है। यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम के ऊपर -2 लग जाएगा। तो यूनिट याद रखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसे इसको निकालना है। यदि आपको नहीं आ रहा है, याद नहीं है, तो आप इस फार्मूले को लिखिए और इससे जी निकालिए और यहां इन सारी राशियों के यूनिट रख दीजिए तो आपको मात्रक मिल जाएगा। विमीय सूत्र भी निकालने का तरीका वही है, आपने फर्स्ट यूनिट में समझा है। बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान की जगह m, त्वरण की जगह LT-2। दूरी की जगह हम L लिखते हैं, L के ऊपर स्क्वायर, m1 की जगह कैपिटल M और दूसरे m2 की जगह कैपिटल M। अब हमारे पास आ जाएगा क्या, ये m की घात 2 आएगा नीचे, ये 1 है ही, ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगी। L2 में L का मल्टीप्लाई हुआ तो L के ऊपर पावर 3 आ जाएगी, T-2, तो m-1 L3 T-2, ये विमीय सूत्र है कैपिटल G का। कैपिटल G की जो वैल्यू है उसका मान है, हेनरी कैवेंडिश जैसे कि मैंने बताया उन्होंने सबसे पहले निकाला था, बाद में इसको परिष्कृत किया गया और फाइनली इसकी वैल्यू आती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट है, इस वैल्यू को याद रखिए। ये कांस्टेंट है इसलिए सब जगह समान होता है। इस चैप्टर में आप 2 जी पढ़ते हैं, एक स्मॉल जी और एक कैपिटल जी। कैपिटल जी गुरुत्वीय नियतांक और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्व के अधीन पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी को हम गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी समय के साथ उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है और इसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि ये त्वरण है, त्वरण को आप पढ़ चुके हैं, तो त्वरण का जो मात्रक है वही गुरुत्वीय त्वरण का है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड -2। ऊपर ले जाएंगे सेकंड को तो -2 हो जाएगा। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र आप कर चुके हैं, m0 LT-2। इसका मान क्या होता है, इसका मान ऊपर जाने पर भी घटता है पृथ्वी तल से, नीचे जाने पर भी घटता है। जी का मान समुद्र तल पर 45 डिग्री अक्षांश पर लिया गया है, जो स्टैंडर्ड मान है वो 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको हम पृथ्वी तल पर सारे जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे। ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर घटता है, चंद्रमा पर 1/6 होता है। ये अलग अलग जगह अलग अलग मान होते हैं, जी का मान बदलता रहता है। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड मान समुद्र तल पर 45 डिग्री अक्षांश पर, पृथ्वी तल पर कितना है 9.8। सुविधा की दृष्टि से आंकिक प्रश्नों में ये 10 भी दिया जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख के हम हमारे आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। तो नीचे गिरती हुई वस्तु के या स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के त्वरण में
कोई के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, या समय के साथ उसके वेग परिवर्तन की दर को। तो ये तो गुरुत्वीय त्वरण हुआ। अब हम जी और जी में संबंध निकालेंगे कि क्या संबंध है, इसके बाद और डेरिवेशंस हमारे निकलेंगे कैपिटल जी में और स्मॉल जी में। देखिए, मान लीजिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m सफिक्स e है। e हमने इसलिए निकाला है अर्थ, तो ये कैपिटल m e क्या है, अर्थ का मास है। उसकी रेडियस क्या है, r सफिक्स e है। स्मॉल f द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित है। तो हमने अभी गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा, इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा। तो यहां एक m क्या है, me पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी तल पर स्थित वस्तु का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। पृथ्वी के द्रव्यमान को हम केंद्र पर, संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्र पर स्थित मानते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, उसकी त्रिज्या के बराबर। तो जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हमारे गुरुत्वाकर्षण नियम से आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या है, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो एक द्रव्यमान हमारा हो गया ये पृथ्वी का me, और दूसरा द्रव्यमान हो गया उस वस्तु का जो पृथ्वी तल पर रखी है स्मॉल m। दोनों के बीच की दूरी होगी r e, रेडियस। अब इस बल के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है। इसी बल के कारण वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है जो उसका भार बनाता है, भार होता है mg। ये किससे निकला, न्यूटन के दूसरे नियम से, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहां त्वरण कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण। तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, स्मॉल m इंटू जी। ठीक है, ये वस्तु का भार है एक्चुअली में। अब ये और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि इसी बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी उत्पन्न होता है, भार बनता है उसका, वस्तु का। तो इन समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा mg बराबर जी एम ई इंटू एम। इस m से इस m को हम कैंसिल कर देंगे। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, g स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यदि आप पृथ्वी के द्रव्यमान को कैपिटल m मानते हैं और त्रिज्या को केवल r मानते हैं, तो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला g और g में संबंध हुआ। इसको देखने से ये लग रहा है कि यहां पर वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m कहीं भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यदि आपसे ये सिद्ध कराया जाता है कि सिद्ध कीजिए किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो आपको इसी फार्मूले को प्रूफ करना है। तो g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, इसमें स्मॉल m नहीं आ रहा है। तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हमारा g और g में संबंध है। अब हम एक और डेरिवेशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कि बताया कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर भी स्मॉल g के मान में कमी होती है, और गहराई पर जाने पर भी स्मॉल g के मान में कमी होती है। तो हम ऊंचाई का डेरिवेशन करते हैं, इसको प्रूव करेंगे कि किस तरह से कमी होती है। इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया। मान लीजिए कि पृथ्वी है, गणना की दृष्टि से हम ये मान लेते हैं कि पृथ्वी गोल है, जिसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल me है, और त्रिज्या r सफिक्स e है। m द्रव्यमान की एक वस्तु अभी पृथ्वी तल पर स्थित है यहां पर। तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण हमने g और g में संबंध निकाल लिया, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, g इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। समीकरण 1 आ गया। ये पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण है। अब इस वस्तु को यहां से h ऊंचाई ऊपर ले जाया गया। इस m द्रव्यमान की वस्तु को जो पृथ्वी पर स्थित थी, इसको हमने h हाइट ऊपर ले गए। ऊपर ले गए तो यहां से केंद्र से, जहां पर हमने इसके द्रव्यमान को केंद्रित माना है, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच। h ऊंचाई पर ले जाएंगे तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, केंद्र से इसकी दूरी आर ई प्लस एच। यदि आप इसको आर मानते हैं तो आर प्लस एच होगी। ठीक है, यदि इस h हाइट पर यदि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g डैश है, तो हमारा यही इक्वेशन किस तरह से लिखा जाएगा, g डैश इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन इस आर ई की जगह आएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा समीकरण 2 था। हमने इसमें इसका भाग दिया तो क्या लिखा, g डैश अपॉन g। इसको हमने पूरा ऐसे ही लिखा। जब हम इस पक्ष का भाग देंगे तो ये पलट जाएगा, संख्याएं पलट जाती हैं, बटे को बटे में भाग देते हैं तो
RE² ऊपर आ जाएगा, GME नीचे आ जाएगा। अब ये GME से GME कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बचा G' RE² अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। जब निकालना होता है हमें G' तो हम इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और यदि H का मान RE की तुलना में नगण्य है तो फिर इसको आगे हम डेराइव करते हैं। तो आगे कैसे करेंगे, हमने क्या किया, RE इसमें से कॉमन निकाल लिया, स्क्वायर लगा हुआ है तो RE² लगेगा। जब कॉमन निकलेगा RE तो RE में RE का भाग होगा तो वहां 1 आ जाएगा, और H में RE का भाग होगा तो H अपॉन RE होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस RE² से इस RE² को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो G' अपॉन G आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप ऊपर ले जाइए, जब आप 1 प्लस H अपॉन RE को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर जो प्लस की थी ये काय की हो जाएगी, माइनस की। अब यहां पर एक प्रमेय लगती है, कौन सी प्रमेय, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि यदि यहां 1 प्लस x है, ठीक है, और ये राशि 1 से कम है और इसके ऊपर पावर n है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल थ्योरम की बात हो रही है, तो ये n का गुणा इस दूसरे स्टेप में हो जाता है। बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट जो है उसके तो बहुत सारे स्टेप होते हैं, फैक्टोरियल आता है उसमें, ठीक है, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल थ्योरम ये होती है कि इस n का इसमें गुणा हो जाता है। यहां जो पावर लगी हुई है n, उसका दूसरे स्टेप में गुणा हो जाता है, वो अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल थ्योरम है, लगभग द्विपद प्रमेय है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए क्या करेंगे, -2 का इस दूसरे वाले स्टेप में गुणा कर देंगे। इसको ध्यान रखिए, लगभग द्विपद प्रमेय है, तो -2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2H अपॉन RE। अब आप G' निकाल लीजिए, G का इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिए। आप देख रहे हैं इस इक्वेशन को, G' यानी हाइट पर, इस H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, तो G में एक का गुणा करेंगे G आएगा और इधर आएगा -2Hg अपॉन RE, यानी G में से 9.8 में से -2Hg अपॉन RE हिस्सा घट रहा है। तो कोई हिस्सा घट रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि G' इज लेस देन G। G' का मान G से कम है, H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। इस डेरिवेशन से ये बात प्रूफ हो रही है, क्योंकि आप जब इसको खोल के हल करेंगे तो G -2Hg अपॉन RE आएगा, यानी 2Hg अपॉन RE हिस्सा G के मान में से, जो कि 9.8 है, उतना घट जाएगा। तो इससे प्रूफ हो गया कि ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप जरूर करिएगा। अब हम करते हैं, इन दोनों राशियों को हम समझ चुके हैं, स्मॉल g और कैपिटल G। तो अब इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों को हमने समझ लिया है, कैपिटल G गुरुत्वीय नियतांक और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका अंतर यदि आपको पूछा जाता है तो आप दोनों की को समराइज करके लिख दीजिएगा। गुरुत्वीय नियतांक क्या है, यह एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान की दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आंकिक बल है। यदि दो वस्तुएं एकांक द्रव्यमान की हैं और वो इकाई दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच में जितना बल लगता है वो गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। और स्मॉल g क्या है, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्व के अधीन जो वस्तु गिरती है उसके वेग परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है स्मॉल g का, लेकिन इसका मान सभी स्थानों पर समान होता है। ये कांस्टेंट है, हमने पढ़ा है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। और इसका मान स्मॉल g का मान ऊपर जाने पर भी घटता है, नीचे जाने पर भी घटता है, अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग आएगा। g इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर से इसकी वैल्यू निकलेगी। तीसरा अंतर, ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और ये सदिश राशि है, त्वरण है। त्वरण आपने पढ़ा ही है, तो त्वरण क्या होती है, सदिश राशि होती है, परिमाण और दिशा दोनों इसमें बतानी पड़ेंगी। इसका SI यूनिट हमने निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका SI यूनिट त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र m-1 L3 T-2 है और इसका विमीय सूत्र m0 L T-2 है। तो इस तरह से आज हमने
गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को समझा। अब आपको क्या करना है, कुछ अभ्यास के प्रश्न करना है। पहला प्रश्न क्या है, केपलर के नियम लिखिए। दूसरा प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए एवं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को परिभाषित कीजिए, इसका मान एवं विमीय सूत्र भी लिखिए। अगला प्रश्न है तीसरा, सिद्ध कीजिए कि g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आपको वही फार्मूला करना है, g और g में संबंध, स्मॉल g और कैपिटल G में, g इज इक्वल टू कैपिटल GME अपॉन RE स्क्वायर। और अगला प्रश्न आपको करना है, सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी की तल से ऊंचाई पर जाने पर स्मॉल g का मान कम हो जाता है। तो ये प्रश्न आप करें। और पांचवा प्रश्न, g और g में अंतर स्पष्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।